अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है, जिस पे हम इमिग्रेशन रूल्स चेंजेस जो है 2025 जो 22 जुलाई से एप्लीकेबल हो रही हैं, उसके ऊपर मज़ीद आज बात करेंगे। जो पिछले 2-3 दिन से जो है इसी टाइप के ही मैं क्वेश्चंस का जवाब दे रहा हूँ। और डिस्क्लेमर आज का ये है कि इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। मैं यहाँ पे आपको लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। लीगल एडवाइस के लिए ऑलवेज एडवाइजेबल होता है आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक, आप अपनी सर्कमस्टांसिस के मुताबिक जो है केस को एडवाइस लेके फिर आप आगे चला करें। और देखिए, बहुत से रूल्स ऐसे होते हैं जो इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक चीज़ें चलती हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स जो हैं वो चीज़ें चलती हैं। और उसमें कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस जो हैं वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर आते हैं। एक शख्स जो है वो एक नॉर्मल हट्टा कट्टा एक शख्स है, वो शायद वो उसकी एक एप्लीकेशन आती है तो उस इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक उसका कोई फ़ैसला डिफरेंट आता है। एक शख्स जो है उसके कोई स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं, उसकी कोई स्पेशल नीड है, उसके कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उसके और कोई सर्कमस्टांसिस हैं, माइट भी उसकी एप्लीकेशन जो है वो आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स, उसको होम ऑफिस जो है उसको डिफरेंट अंदाज में उसके ऊपर जो है फ़ैसला करे। सो इसलिए हमेशा मैं यही कहता हूँ कि अपने केस को डिस्कस करवाया करें, अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया करें और प्रॉपरली जो है उसको लेके चीज़ें चला करें। सो इमिग्रेशन रूल चेंजेस 2025 स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट से पहले मैं आपको ये जो चाइल्ड रूट है जिसके ऊपर भी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, उस पर भी मैं आपको बताता जाऊँ। सो 7 ईयर्स चाइल्ड रूट आपने सुना होगा कि जी ये 7 साल का बच्चा यूके च रहंदे हो जान तो उसके बाद जो है वो बच्चे को वीज़ा मिल जाता है। सो उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। बहुत से लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि शायद ये 7 ईयर्स चाइल्ड रूट के ऊपर जो है अब वो 5 ईयर्स का चाइल्ड रूट हो गया है। सो वो अक्सर मैंने वीडियो देखी जी, मुबारक हों जी हूँ तो 5 साल बाद बच्चे को जड़ा वो ILR मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सो एक चाइल्ड यूके में पैदा हुआ और उसको यूके में पैदा होने के बाद उसको 7 ईयर्स हो गए, 7 साल बच्चे को यहाँ पे रहते हो गए, बच्चा यूके के अंदर पैदा हुआ है। अब वो 7 ईयर्स के बाद डायरेक्टली जो है वो ILR अप्लाई कर सकता है। ये रूल जो था ये पहले भी था, ये रूल जो है ये अभी भी है। ये चीज़ जो है आई डू होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब इसमें चेंजेस क्या आई हैं? होम ऑफिस ने इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया है कि मेरा एक बच्चा इंडिया में पैदा हुआ और उस 2 साल को ये बच्चे को 5 साल के बच्चे को 4 साल के बच्चे को जो भी उसकी एज थी उसको मैं लेके यूके में आ गया। अब यूके में आने के बाद जो है यूके का माहौल और जड़ा मौसम ऐसा लगा कि मैं क्या चलो एक बच्चा इत्थे भी पैदा कर दिए, साडा बच्चा भी अंग्रेज़ हो जाए। अब जो बच्चा यूके में पैदा हो गया, अब वो यूके में जो बच्चा मेरा इंडिया में पैदा हुआ या पाकिस्तान में पैदा हुआ या दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हुआ, वो बच्चे को मैं बाहर से लेके आया, ये बच्चा मेरा यूके में पैदा हुआ। अब दोनों बच्चों को यहाँ पे रहते हुए 7 ईयर्स हो गए। जो बच्चा यूके में पैदा हुआ, जो पहले कानून के मुताबिक या अभी का कानून, लेकिन ऑब्वियसली अब आगे चेंज हो गया है, जो बच्चा यूके में पैदा होता था वो ILR ले लेता था। जो बच्चा बाहर पैदा हुआ होता था उसको जो था वो उसको 5 ईयर्स वीज़ा रूट के ऊपर डाल के उसको 2.5 साल वाले 10 ईयर्स वीज़ा रूट के ऊपर ले जाते थे। अभी इन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म कर दी है। सो अब टेक्निकली तौर पे क्या है कि एक बच्चा यूके में पैदा हुआ या बाहर पैदा हुआ, लेकिन 7 ईयर्स जो है उसको कंटिन्यूसली यहाँ पे रहते हुए हो गए, तो उसके बाद जब वो 5 ईयर्स वो गुजार लेता है बच्चा जो है, सो उसको जो है वो डायरेक्टली जो है वो दोनों को जो है वो ILR के वो एलिजिबिलिटी उसकी आ जाती है। आई डू होप कि ये पॉइंट जो है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो टेक्निकली तौर पे ये 5 ईयर्स नहीं है, ये स्टिल 7 ईयर्स है और उसमें दोनों को जो है वो ILR के एलिजिबल जो है वो होंगे। अच्छा, अब हम आते हैं जी बैक टू इमिग्रेशन रूल्स चेंजेस जुलाई 2025 जो है। अब इसकी समरी की अगर हम बात करें, सो ऑब्वियसली ये 22 जुलाई से जो है ये वाला कानून जो है ये लागू होगा। और उसमें समरी ऑफ अनाउंसमेंट्स की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट तो ये आ गया कि इंक्रीजिंग द स्किल्स थ्रेशोल्ड जो है आपका जो है वो उसमें 38,700 को ख़त्म करके इन्होंने 41,700 जो है
वो कर दिया। अब RQF जो होता है ये ग्रेजुएट लेवल का है। ये ग्रेजुएट लेवल जो है ये क्या है? ग्रेजुएट लेवल जो होता है जिसमें आपकी ग्रेजुएशन होती है, डिग्री आपकी होती है, जैसे ये PSW वाले हैं, जैसे ये ग्रेजुएट वीज़ा रूट वाले हैं, सो उन्हीं के लेवल का मुताबिक उन्होंने कहा है जी अपने लेवल को मेंटेन रखें। ये नहीं कि आप जो है वो चूँकि अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए आपको कि बहुत से लोगों ने कार वाश का बिज़नेस है किसी का, उन्होंने कार वाश के ऊपर जो है वो लाइसेंस ले लिया, वहाँ के वीज़े निकाल लिए, टैक्सी बैच था वहाँ का वीज़ा निकाल लिया, जो टेक अवे थे वहाँ पे उनके वीज़े निकाल लिए। वो कहते हैं जी कि ये स्टेटस के ख़िलाफ़ ये चीज़ें आ जाती हैं, चूँकि जेन्युइन जॉबें तो हैं नहीं लोगों की, बहुत से लोगों की, ना कि हर एक का तो ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों ने थे ਚੱਕਰ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ फ्री नहीं देता, उन्होंने भी पैसे कटा लेने। वो एक जो मेरी आदत है मैं ऐसे ही मेरे मुंह में जो आता है बोल देता हूँ। वो एक भाई साहब आए तो वो कहते हैं जी मेरे तो सका चाचा है, उन्हें ही मेरा 25,000 पाउंड ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 30,000 ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ 25 ਦਾ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਦਾ 25 ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ खून खुश्क नहीं हो गया, खून सफ़ैद नहीं हो गया तो की हो गया? ये खून सफ़ैदी का ही निशानी है कि ਉਹ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ज़मीन जायदाद ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਬਾਹਰ, पहले कि जी जा अपनी डिग्री पूरी कर। वो ग्रेजुएट वीज़ा रूट पे और उसके बाद जो है कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उन्हें कहा चाचा मदद करेगा, तो चाचे ने जड़ा ना उथे रख के सट मारी है जिथे पानी ना लभे। सो आजकल तो भाई रिश्ते ये रह गए हैं, सो इसलिए जो है ये क्या करें हैं, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गले विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन ते कुछ सानू मरन का शौक भी सी। तो ये तो हाल है। चलें एनीवेज, सो राइट नो थ्रेश होल्ड इज़ 41,700। और सेकंड अब हम आते हैं जी ये हेल्थ केयर के वीज़ाज़ की अगर हम बात करें तो उसमें जो कैटेगोरिकली उन्होंने अनाउंस किया द सैलरी थ्रेश होल्ड फॉर द मोस्ट हेल्थ केयर वीज़ा होल्डर्स जो है उसकी जो है वो ऑब्वियसली 25,000 जो था उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हुआ था। सो रिमेन अनचेंज है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन 25,000 पाउंड जो है वो हेल्थ केयर के वीज़ा के ऊपर जो है वो मतलब उसका कॉस्ट जो है वो होना चाहिए। 25,000 सैलरी होनी चाहिए, तो ये समझोगे 25,000 का वीज़ा ख़रीदना है। सो बाइंग एंड सैलिंग वीज़ा इज़ अ क्राइम। और जहाँ पे ख़रीद भी लिए हैं लोगों ने, उन्होंने भी चाचिया ने इंज करके डज मारी ऐसी जगह पर सुटिया है जिथे जड़ा डंगिया पानी ना मंगे। सो इसलिए वीज़े ना खरीदिया करो। स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर्स हु करंटली वर्क इन अ बिलो डिग्री लेवल ऑक्यूपेशन, ये वाली लाइन जो है ये गौर से सुनिएगा, चूँकि बहुत से लोग जो हैं इसी हवाले से परेशान हैं, वो घबराए ने, कई घबरा के एवं ही अपनी बुढ़ी तो बाजी बाजी कही जा रहे हैं, इन्नी घबराहट हुई पई है लोगों को। जड़ा अगर आपका बिलो डिग्री जो है ऑलरेडी ऑक्यूपेशन पे आपने आपके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा चल रहा है, सो कंटिन्यू टू वर्क, उसमें आपके ऊपर ये वाला नया कानून लागू नहीं है। आपको यू हैव टू कंटिन्यू, आप उसी के ऊपर ही आप सुकून मौज कीजिए, आपको घबराना नहीं है। एक्सटेंड देयर वीज़ा, आप उसी के ऊपर अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं उसी रूल्स के ऊपर। ब्रिंग योर डिपेंडेंट्स, आप उसके ऊपर स्टिल आप डिपेंडेंट्स जो अपने ला सकते हैं। चेंज एम्प्लॉयमेंट जो है, आप एम्प्लॉयमेंट चेंज करना चाहें तो सिमिलर कोड सिमिलर चीज़ों के ऊपर आप बिल्कुल चेंज आप कर सकते हैं। एंड टेक अ सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट जो है आप बिल्कुल सप्लीमेंट्री जो है 20 घंटे वाली जो है वो ले सकते हैं इन ऑक्यूपेशन बिलो RQF 6 जो है, इवन के वो लेवल 6 से कम का जो भी आपका है उसमें जा सकते हैं एज लॉन्ग एज दे मीट द ऑक्यूपेशन सैलरी थ्रेशोल्ड जो है। सो ये वाली लाइन अगर क्लियर हो गई है तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा, वरना मैंने दस्यो मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन जो है वो मैं कर दूंगा। कल किसी का मैसेज आया हुआ था, साड़ी पता नहीं भैन सी भरा सी या कोई विचला विचकारला सी, आई डोंट नो क्या था। बाज़ का तो मैं जवाब ही नहीं कमेंट्स पे देता हूँ, लेकिन अगर वो जवाब मैं दे दूँ किसी को कमेंट्स पे तो फिर वो बहस बराए बहस चल पड़ती है। फिर मैं कहना देखो जी मैं फिर कमेंट्स का जवाब ही नहीं देता। वो उनका था कि जी अगर एक सवाल आपसे पूछ लिया है तो आप मुफ्ते में जवाब क्यों नहीं देते, आप मुंह फाड़ के पैसे मांग लेते हैं। हूँ मैं मुंह फाड़ के पैसे ना मंगा तो होर मैं की फाड़ के पैसे मंगा। मैं मेरा भाई बिजनेस ही यही है, मेरा कारोबार है, मैं दफ्तर खोल के बैठा हूँ, मैं फीस ना लवां तो मैं आटा लवां इतों लोगों को, मैं पैसे लेता हूँ। आपका दिल नहीं करता मुझे फ़ीस देने को
तो मैं किहड़ा तुहानू जिहड़ा अपना दुआ मंग के थे मैं अपने को कर किसी भी वकील के पास आप चले जाएं, तो जो अगर आप, मैं तो खुल के बताता हूं कि आप अगर अफोर्ड नहीं करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिटीज़न सपोर्ट सेंटर्स हैं, एडवाइस ब्यूरो हैं, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे वो आपको फ्री एडवाइस करेंगे, लेकिन वो अपना पैसा वो भी लेते हैं, हमसे डबल ही लेते हैं, वो गवर्नमेंट से क्लेम कर लेते हैं। ये कल भी मैंने आपको बताया, वो 60 मिलियन पाउंड्स का जो है वो गवर्नमेंट ने उनको फंडिंग दी है। वो सानू तो घर दे 2 वारी सालन नहीं देंगे, वो अपना वकीलों तो लोग अभी यहाँ पे तो खैर यूके के हालात और हैं, पाकिस्तान में तो वकील को ना कोई रिश्ता देता है, ना वकील को किराए का कोई मकान देता है। एक अपना अगर कोई और वकील देख रहे हैं वीडियो तो बताइए, या अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, मालक मकान हैं, या कोई फैमिली वाले हैं तो बताइए। वकील नो, मैं चूँकि खुद पाकिस्तानी वकील भी हूँ, मैं इसलिए है ना, बाद में कई आप लोग कहे जी आप पाकिस्तान हो गए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इंडिया का क्या सिस्टम है। पाकिस्तान में आज का ज़माना तो शायद बदल गया हो पाकिस्तान का भी, या मुझे इंडियन वकील भी बता सकते हैं। वकील को ना कोई रिश्ता देता है, वो कहते हैं कि जी ये वकील है, तो एदी तो पता नहीं कल इन्हें फराडिया जहा निकलना है, पता नहीं साड़ी कुड़ी सही रहनी है नहीं रहनी। और लेकिन हाँ, जिन्नियां भी कुड़ियाँ वकीलों ने नाल विआहियां ने, सारी राज़ी खुशी हैं, खुश रहती हैं। उन्हें पता है वकील को पैसा चंगा है यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत पैसा, लेकिन वकील को किराए का मकान कोई नहीं देता, कहते उन्हें साले ने कब्जा कर लेना तो बाद को खाली किन्ने कराना। सो एनीवेज, वो उन्होंने कहा जी कि वो एक सवाल पूछा, तो मैंने आगे से ये कहा जी कि अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएँ, फ्री इलाज है। प्राइवेट के पास जाएंगे तो प्राइवेट डॉक्टर ने तो पैसे लेने ही हैं, तो वो उन्होंने फिर कमेंट्स करता कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे आज़ादी है, फलां है, वो भाईजान आज़ादी है तो लगे रहो। अब सवाल कोई है, जवाब कोई, वकील से एडवाइस लेनी है तो वो फ़ीस चार्ज करेगा, सिंपल सी बात है। उसमें फ्री इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, लीगल एडवाइस नहीं है, इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में मिल रही है। खुश रहा करें, हसिया खेडिया करो, मर जाना तुसी भी, मर जाना मैं भी, तो इस वास्ते जड़ा ना, लेकिन रोटी खा के मरना ना सारे ने खर्चे करके। खुश रहा करें। आप तो कई लोग ऐसे हैं जैसे ज़िंदगी से तंग आए पड़े हैं, आईसीयू में पड़े हुए हैं, लाशें बने हुए हैं, और भाईजान ठंडी लाश। अच्छा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर हु करंटली वर्क इन द, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपका जो राइट नो स्टेटस है, अगर आप शेफ़ हैं, अगर आप क्लीनर हैं, अगर आप कार वॉश में कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, आप अपना 5 साल पूरा करें, ILR लीजिए। आप स्टिल अपनी फैमिलीज़ को बुलाना चाहते हैं, आपके ऊपर 22 जुलाई वाला कानून लागू नहीं है, आप आज़ाद हैं, मौज कीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या आ गया जी कि क्लोजिंग द सोशल वर्कर वीज़ा रूट जो है, ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट फॉर अ न्यू एप्लीकेशन जो है, एंड रिमूविंग द रिक्वायरमेंट टू वर्क विद द रीजनल पार्टनरशिप टू एम्प्लॉय डिसप्लेस्ड वर्कर जो है। आज मेरे किसी से फ़ोन पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उनके साथ किसी की बात चल रही थी, तो उन्होंने किसी को पेमेंट की हुई थी। नंबर एक तो ये क्राइम है, मत किया करें ऐसे। तो उनको जो है वो COS जो है वो उन्होंने कहा है कि वो ऑन द वे है, वो 2-3 दिन तक मिल जाएगा आपकी एप्लीकेशन। हमने चूँकि आपको COS पहले इशू किया है, आपको डरना नहीं है, आप 22 के बाद भी अप्लाई करेंगे तो वो आपको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल फ्रॉड है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप हेल्थ केयर के सेक्टर में इस तरह की चीज़ें आप करेंगे, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपना पैसा वैसा वेस्ट मत कीजिए, कोई वीज़ा नहीं मिलेगा। वो जड़ा कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। सो एक्शंस फॉर एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है, गौर से देखिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा, ये बहुत से लोगों की इसमें मदद होगी। आइडेंटिफाई स्टाफ आर इम्पैक्टेड बाय चेंजेस। नंबर एक तो इंटरव्यूज़ जो हैं ये हर केस में अब ज़्यादा से ज़्यादा हुआ करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जब सैलरी थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा होगा तो वो शायद चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ आएँ। इफ़ पॉसिबल इशू सर्टिफिकेट ऑफ अ कॉस्ट जो है, COS अगर इशू हो जाता है फॉर अ न्यू एंड रिन्यूइंग वीज़ा एप्लीकेशन जो है बिफोर 22 जुलाई 2025 टू बी असेस्ड अंडर द करंट रूल्स जो है। कीपिंग इन माइंड, ये बड़ी क्लियर सी लाइन है, कीपिंग इन योर माइंड COS आर अ वैलिड फॉर 3 मंथ्स जो है, 3 महीने के लिए COS जो है वो वैलिड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस दिन वो इशू हुआ होता है। एंड वीज़ाज कैन नॉट बी रिन्यूड मोर देन 3 मंथ्स इन द एडवांस ऑफ द COS स्टार्ट डेट जो है। सो इसलिए जो है
ये चीज़ों को देख के चला करें। बहुत सी कन्फ्यूजन जो होती है वो आपको महंगी पड़ती है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो एडवाइस ले लिया करें। एवरी डे जो है लॉ में एक्सप्लेनेशंस और चेंजेस आती हैं। माइट भी जो मैंने कल की वीडियो में बात की है, आज उसको मैं मज़ीद आज मैं कोई डिफरेंट बात करूं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कल वाली बात गलत थी या आज वाली बात गलत है। जो बातें डेली बेसिस पे चलती हैं, गवर्नमेंट की साइट पे चलती हैं, मैं वही यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। और अगेन ये लीगल एडवाइस जो है वो नहीं होती। ये थी जी आज की एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और इसी से रिलेटेड अगर सवालात आएंगे तो मैं बिल्कुल उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं शामिल करूँगा। ये कोड्स के हवाले से भी बहुत सी कन्फ्यूजन है कि कौन से कोड के ऊपर जो है वो वीज़ाज़ इशू करेंगे या नहीं करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। डिपेंडेंट के हवाले से कल किसी का क्वेश्चन था कि जी के जो डिपेंडेंट्स हैं उनका भी कोई सैलरी थ्रेशोल्ड है। डिपेंडेंट का कोई सैलरी थ्रेशोल्ड नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ स्पाउस वीज़ा में है। जहाँ पे आप ब्रिटिश के साथ, आप जहाँ पे सेटल्ड पर्सन के साथ मैरिज करते हैं, वहाँ पे आपका 29,000 पाउंड उसका जो है वो आपका जो खामन या आपकी वाइफ जो है उसका होता है। बाकी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जो भी उनको, जब आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा उनको मिल चुका है तो आपने सिर्फ एज अ डिपेंडेंट आ रहे होते हैं। सो आपका डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड का ताल्लुक नहीं होता। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग।